आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर समीकरण के हल के रूप में पोटेंशियल स्टेप या विभव सी डी लेने जा रहा हूँ। तो ये विभव सी डी या पोटेंशियल स्टेप विभव सोपान के द्वारा भी जानी जाती है। यहाँ राइट साइड में ये विभव सी डी दिखाई गई है। इसमें x=0 पर एक स्टेप है, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में विभव का मान 0 है, लेकिन राइट साइड में विभव का मान v0 है। तो अगर कोई कण लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना चाहता है, लेफ्ट साइड को हमने फर्स्ट क्षेत्र कह दिया, राइट साइड को सेकंड क्षेत्र कह दिया। तो अगर कोई कण फर्स्ट क्षेत्र से सेकंड क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको v0 विभव पार करके जाना पड़ेगा, यानी कि उसको विभव v0 से फेस करना होगा। तो Vx=0 लेफ्ट साइड में व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और Vx=v0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके द्वारा परिभाषित क्षेत्र विभव सी डी या पोटेंशियल स्टेप कहलाता है। तो यहाँ विभव सी डी में हमारे पास दो क्षेत्र हो जाते हैं, फर्स्ट क्षेत्र और सेकंड क्षेत्र। फर्स्ट क्षेत्र में विभव का मान है 0, अर्थात फर्स्ट क्षेत्र में कण मुक्त है कहीं भी आने जाने के लिए, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा या विभव का मान 0 है। सेकंड क्षेत्र में जो विभव है उसका मान है v0। तो दोनों क्षेत्रों के लिए हमने श्रोडिंगर की समीकरण लिखी। तो d2ψ1/dx² प्लस 2me/h² यहाँ v=0 है, ψ1=0। और दूसरे क्षेत्र का तरंग फलन हमने ψ2 मान लिया। तो d2ψ2/dx² प्लस 2me-v0/h² ψ2=0। अब ये जो 2me/h² है कांस्टेंट राशियाँ, इनको k1² मान लिया। 2m × e-v0/h² है, इसको हमने k2² मान लिया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी, d2ψ1/dx² प्लस k1² ψ1=0 और d2ψ2/dx² प्लस k2² ψ2=0, जहाँ पर 2me/h² k1² और 2m × e-v0/h² k2²। ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, तो हम इनका सीधा हल लिख सकते हैं। तो पहली समीकरण का हल हुआ ψ1, यानी कि फर्स्ट क्षेत्र का हल हुआ ψ1 = a e⁻k1x प्लस b e⁻−k1x और ψ2 c e⁻k2x प्लस d e⁻−k2x। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है, अगर हमने 1D बॉक्स पढ़ा है तो उसमें साई को हमने a sin kx लिया है प्लस b cos kx लिया है, यहाँ e की पावर्स में लिया है। तो दोनों सेम हल है, लेकिन जो हल हमको बाउंड्री कंडीशंस लगाने में शूट करता है वो हल हम लेते हैं। तो 1D बॉक्स में हमने साइन कोस लिए थे और यहाँ हमने e की पावर x ली है। तो ये जो ψ1 और ψ2 आया है, इन दोनों ψ1 और ψ2 में दो पद हैं। तो जो पहला पद है वो फर्स्ट क्षेत्र की दो तरंगें हैं। पहला और सेकंड पद जो है वो फर्स्ट क्षेत्र की दोनों तरंगें हैं। तो पहला पद है आपती तरंग, यानी कि जो विभव सी डी की तरफ आ रही है, जो x दिशा में गतिशील है। दूसरा पद b e⁻k1x, ये फर्स्ट क्षेत्र में परावर्तित तरंग है। इसी तरह ψ2 में जो c e⁻k है वो सेकंड क्षेत्र में आपती तरंग है, यानी कि जो फर्स्ट से सेकंड में गई है पारगमित तरंग है। और d e⁻−k2x ये दूसरे क्षेत्र में परावर्तित तरंग है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर से कि फर्स्ट क्षेत्र में तो परावर्तक है, लेकिन सेकंड क्षेत्र में परावर्तक नहीं है। तो सेकंड क्षेत्र में परावर्तित तरंग भी नहीं होगी। इस कारण परावर्तित तरंग का आयाम d 0 होगा और हमारे पास ψ2 का मान केवल बचेगा c e⁻k2x। अब इन दोनों हलों के लिए हम सीमांत प्रतिबंध लगा देते हैं। यहाँ पर a, b, c ये अननोन कोफिशिएंट्स हैं, तो इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए हम सीमांत प्रतिबंध लगा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो सीमांत प्रतिबंध है कि सीमा 1 है, प्रतिबंध 2 है कि x = 0 पर, यानी कि सीमा पर, बाउंड्री पर
तरंग फलन और तरंग फलन की अवकलन दोनों सतत होंगे। सतत होने का अर्थ यह है कि बाउंड्री पर दोनों तरंग फलन समान होंगे और दोनों फलनों के अवकलन भी समान होंगे। यानी कि x = 0 पर ψ1 ψ2 के बराबर होगा और ψ1 का अवकलन ψ2 के अवकलन के बराबर होगा। तो पहली शर्त हमने लगाई x = 0 पर ψ1 = ψ2। तो यहाँ से ψ1 को ψ2 के बराबर करेंगे और x = 0 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a + b = c। दूसरी शर्त जो हम लगाएंगे x = 0 पर ψ1 और ψ2 के अवकलन बराबर होंगे तो ψ1 का अवकलन करेंगे, ψ2 का अवकलन करेंगे, x = 0 करेंगे, बराबर करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो आयटा k1 ψ1 के अवकलन से बाहर आएगा और आयटा k2 ψ2 के अवकलन से बाहर आएगा। आयटा कैंसिल होगा और k1 का लेफ्ट साइड से राइट साइड में भाग दे देंगे तो हमारे पास बचेगा a - b = k2/k1 × c। तो हमारे पास ये दो समीकरण या दो शर्तें आ गई, a + b = c और a - b = k2/k1 × c। अब इन समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो हमारे पास c/a का मान आ जाता है 2k1/k1 + k2 और b/a आ जाता है k1 - k2/k1 + k2। या इंडिपेंडेंटली न c आता है न b आता है तो c a के पदों में आता है और b भी a के पदों में आता है। यानी कि c पारगमित तरंग का परिमाण आता है आपतित के पदों में और परावर्तित तरंग का परिमाण b आता है a के पदों में। तो c/a और b/a ज्ञात कर लेते हैं। अब हम परावर्तित धारा घनत्व निकाल लेते हैं कि परावर्तित धारा घनत्व कितना होगा। तो धारा घनत्व होता है तरंग के वेग और तरंग की तीव्रता का गुणनफल। तो वेग संवेग अपॉन द्रव्यमान, तो संवेग h क्रॉस k होता है, द्रव्यमान से भाग दिया तो h क्रॉस k/m। फर्स्ट क्षेत्र में k की जगह k1 है तो h क्रॉस k1/m और पारगमित परावर्तित धारा का परिमाण है b तो इंटू b मॉडुलस स्क्वायर। इसी तरह आपतित धारा घनत्व का परिमाण h क्रॉस k1/m इंटू a मॉडुलस स्क्वायर और पारगमित धारा का जो घनत्व है वो आया h क्रॉस k2/m इंटू c मॉडुलस स्क्वायर। तो पारगमित धारा दूसरे क्षेत्र में है और दूसरे क्षेत्र में k की जगह है k2 तो h क्रॉस k2/m इंटू c मॉडुलस स्क्वायर। तो अब हम परावर्तन गुणांक निकाल लेते हैं और पारगमन गुणांक निकाल लेते हैं। तो परावर्तन गुणांक जो होगा वो होगा परावर्तित धारा घनत्व अपॉन आपतित धारा घनत्व, यानी कि परावर्तित और आपतित धारा घनत्व का अनुपात परावर्तन गुणांक या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R कहलाएगा। तो परावर्तित धारा घनत्व का परिमाण और आपतित धारा घनत्व का परिमाण निकालें तो b/a का मॉडुलस स्क्वायर, h क्रॉस k1/m कैंसिल होंगे तो b/a का मॉडुलस स्क्वायर होगा, यानी कि k1 - k2/k1 + k2 का होल स्क्वायर। और पारगमन गुणांक निकालेंगे तो पारगमित धारा घनत्व अपॉन आपतित धारा घनत्व तो c/a का स्क्वायर, यानी कि 2k1/k1 + k2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक हम पहला केस देते हैं कि E > V0, अर्थात आपतित कण की ऊर्जा विभव Cd को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज़्यादा हो या E का मान V0 से ज़्यादा हो। तो इस स्थिति में ध्यान देने की बात यह है कि इस स्थिति में जब E V0 से बड़ा है तो k1 भी रियल होगा और k2 भी रियल होगा। तो जब हम b/a का मॉडुलस स्क्वायर निकालेंगे तो वो b/a का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो किसी राशि का अगर कोई वास्तविक है तो उसका अगर मॉडुलस स्क्वायर करें उस राशि का मॉडुलस उसी राशि के बराबर होता है। लेकिन सम्मिश्र संख्याओं में राशि का मॉडुलस का स्क्वायर राशि और राशि के संयुग्म के गुणा के बराबर होता है। तो E > V0 के लिए k1 k2 दोनों रियल होंगे तो हमारे पास R का मान होगा k1 - k2/k1 + k2 का स्क्वायर और T का मान होगा 2k1/k1 + k2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम परिणाम देखेंगे कि अगर हम R और T को जोड़ दें, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ये आ जाता है 1। तो R + T = 1 ये हमको बताता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का संरक्षण होता है, अर्थात तरंग का कुछ भाग परावर्तित होता है और शेष भाग पारगमित हो जाता है।
दूसरा जो परिणाम है विशेष कि यहाँ हम देखें आर का मान आता है K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर K1 K2 दोनों रियल हैं और ये रियल राशि का वर्ग हो गया। इसका मतलब आर का मान 0 नहीं है। तो ये भी क्वांटम यांत्रिकी का विशिष्ट परिणाम है कि E ग्रेटर देन V0 होने पर भी तरंग के कण के परावर्तन होने की अशून्य प्रायिकता होती है, R नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं केस सेकेंड जब E लेस देन V0 अर्थात आपतित कण की ऊर्जा विभव CD को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम हो। तो गणितीय रूप से यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? गणितीय रूप से ये प्रभाव पड़ेगा तो जो K1 है वो तो 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट है, तो वो तो होगी वास्तविक। लेकिन जो K2 राशि है वो है √2m e माइनस V0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो जब E लेस देन V0 है तो ये जो K2 है ये काल्पनिक राशि होगी। तो इसको हमने लिख दिया माइनस बाहर लेके √2m V0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और √-1 इसको हमने आयटा लिख दिया और इंटू अल्फ़ा। तो फिर K2 हो गई आयटा अल्फ़ा और K2 का स्टार यानी कि संयुग्म मिलें तो वो होगा माइनस आयटा अल्फ़ा जो कि माइनस K2 के बराबर होगा। तो गणितीय रूप से अगर E लेस देन V0 है तो हमारे पास जो चेंज होगा वो होगा K2 काल्पनिक होगा और इसका मान होगा आयटा अल्फ़ा और K2 का जो संयुग्म मिलेंगे K2 स्टार वो होगा माइनस K2। अब हम यहाँ R निकाल लेते हैं। तो R का मान है B अपॉन A मॉडुलस का स्क्वायर। तो B अपॉन A मॉडुलस का स्क्वायर होगा B अपॉन A इंटू B अपॉन A का संयुग्मी। तो B अपॉन A का मान हमने रख दिया। तो जो संयुग्मी होगा K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इसका संयुग्मी निकाल लेंगे। तो K1 माइनस K2 का संयुग्मी होगा K1 स्टार माइनस K2 स्टार अपॉन K1 स्टार प्लस K2 स्टार। तो K1 रियल है तो K1 स्टार K1 के बराबर होगा, K2 स्टार माइनस K2 के बराबर होगा। तो ये राशि हो जाएगी K1 प्लस K2 अपॉन K1 माइनस K2 जो कि कैंसिल होगी और हमारे पास R का मान बचेगा 1। अर्थात E लेस देन V0 होने पर हमारे पास R आता है 1 और R 1 होना बताता है कि तरंग का परावर्तन गुणांक 1 है, यानी कि तरंग 100% पारगमित हो जाती है। और परिणाम के रूप में E लेस देन V0 होने पर तरंग का पूर्ण परावर्तन होगा, अर्थात R इक्वल टू 1 है, तरंग का पूर्ण परावर्तन होगा। लेकिन अगर इस स्थिति में अगर हम psi2 निकालें तो जो psi2 है CE⁴ आयटा K2x, K2 आयटा अल्फ़ा के बराबर है तो psi2 हो जाएगा CE⁻ माइनस आयटा अल्फ़ा x। और प्रायिकता निकालें तो psi2 को psi2 स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C मॉडुलस स्क्वायर E⁻ माइनस 2 अल्फ़ा x, जो बताता है कि ये प्रायिकता शून्य नहीं है। अर्थात भले ही परावर्तन 100% होता हो लेकिन कण के सेकंड क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता अशून्य है। कण सेकंड क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। साथ ही ये जो प्रायिकता है ये चरघातांकी रूप से कम होती जाती है, अर्थात बाउंड्री के बहुत नज़दीक से ये प्रायिकता चरघातांकी रूप से घटती है और थोड़ी सी दूर अधिक जाने पर ही इस प्रायिकता का मान शून्य हो जाता है। लेकिन परिणाम विशेष ये है कि कण सेकंड क्षेत्र में जा सकता है। तो ये क्वांटम यांत्रिकी का विशिष्ट परिणाम है कि अगर कण की ऊर्जा विभव CD को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम हो, उस स्थिति में भी कण के द्वितीय क्षेत्र में पाए जाने की अशून्य प्रायिकता होती है। साथ ही E ग्रेटर देन V0 होने पर भी कण के परावर्तित होने की अशून्य प्रायिकता होती है। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।